Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, I'll be analyzing the GS3 mains paper of UPSC CSE Mains 2025. Now, as you all know, the mains paper of GS3 was held today. Before I start this video, a small disclaimer. अगर आपने इस साल मेंस दिया है, if you have given mains this year, please don't watch this video right now. You can watch it after your optional is done. अभी आपका टाइम सिर्फ आपके बचे हुए पेपर्स पे लगना चाहिए, एनालिसिस वीडियोस पे नहीं. बट हाँ, जो बाकी लोग हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से 2026 और फर्दर हु आर राइट नाउ इन फाउंडेशन, उन सबको अभी इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मीन्स में इस बार क्या हुआ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर दे गेव अस इन GS3. तो इस वीडियो में फर्स्टली वी लुक एट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्दो GS3 हैज stayed stable over time, and then we'll look at every single question. We'll try to understand ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, वेदर द क्वेश्चन वाज इजी और डिफिकल्ट, थोड़े नए कुछ पैटर्न्स आए हैं, एंड इन द एंड विल डू एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पेपर. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो GS3 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज यूजुअल टेबल ही रही है, नथिंग हैज़ चेंज्ड, इट इज़ ऑन सिमिलर लाइन्स एज इट हैज़ बीन इन द पास्ट. तो पास्ट में क्या हमें देखने को मिला है दैट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 आर फ्रॉम इकोनॉमी. So 1 and 2 are 10 markers, 11 and 12 are 15 markers. So this is 20 marks, this is 30 marks, and total मिला के हो रहे हैं 50 marks. सेम पैटर्न हमें देखा गया है इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस 9, 10, 19 एंड 20. ये पैटर्न हमेशा से, आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 5-6 years दिस पैटर्न हैज बीन कांस्टेंट, के 5 पार्ट्स हैं GS3 के एंड पांचों की इक्वल वेटेज हमें देखने को मिलती है. एग्रीकल्चर क्वेश्चंस 3, 4, 13 एंड 14. एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी सेम पैटर्न है. यू सी क्वेश्चन 7, 8, 17 एंड 18. एंड साइंस एंड टेक अगेन 5, 6, 15 एंड 16. राइट, तो सबके 4 क्वेश्चंस हैं इन पांचों एरियाज के एंड सबके 50 मार्क्स की वेटेज. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट क्वेश्चंस. वी लुक एट देम इन द सेम ऑर्डर, बट हाँ, सब्जेक्ट भी हम साथ साथ देखें. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस पेपर व्हिच वाज मे बी, आई कांट से इट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट तो ज़रूर था. दैट दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स टॉपिक. प्रीलिम्स के टॉपिक्स को डायरेक्टली इन्होंने इस बार मेंस में पूछा है. ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, distinguish between HDI and inequality adjusted HDI with special reference to India. Why is IHDI considered a better indicator of inclusive growth? अब ये जो inclusive growth वाला टॉपिक है, ये इस बार क्यों न्यूज़ में है? Because the government has come out with a new Gini coefficient. Actually, government has not come out. World Bank came out with a report about inequality and the Gini coefficient in India and said that India is the fourth most equal society in the world. बट अगर आप हमारा इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI देखो, these numbers did not improve and this question is asking the same thing, right? Now this is not something that we generally read for means, but yes, this is something that we do read in foundation, we read it in the prelim. तो ये ऐसी चीज़ है जहाँ आपको you need to know what is HDI. HDI तो चलो हमें पता ही है, ये शायद कई लोगों को ना पता हो कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI क्या होता है, राइट? अगर आप इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI देखोगे तो दिस इज बेसिकली वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ HDI फॉर इनइक्वालिटी. जैसे HDI में 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हम GNI पर कैपिटा देख रहे हैं. बट इन चीज़ों में वी आर नॉट एक्चुअली मेजरिंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI में हम क्या करते हैं, दैट वी एडजस्ट द HDI वैल्यू फॉर द इनइक्वालिटी इन द कंट्री. जैसे इंडिया का जो HDI स्कोर है वो 0.644 है, बट इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI जो स्कोर है वो 0.444 है एंड वी हैव अ 31% लॉस. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 31% लॉस, राइट? This is the idea because it's a better indicator. आप inequality adjusted HDI में you do look at also, the ideas of whether these benefits are equally distributed or not. Here you can see this is the comparison of India and the world as far as HDI etc is considered. तो कहूँगा कि slightly difficult question कहूँगा इसको, because it was a prelims topic and कई लोगों को ये याद नहीं होता. This question I would say is very expected, right? Question 2. This is directly the summary of chapter 1 of this year's economics survey. Question देखते हैं. Challenges before the Indian economy. World is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism. How can these challenges be met? बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर है उसमें एग्जैक्टली यही डिस्कशन हमने करी, राइट? तो क्या है उस डिस्कशन में, उसमें वो कह रहे हैं कि देखो, इलेक्शंस हुए हैं वर्ल्ड में, तो प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, right? Tariffs are being levied. There is uncertainty.
and trade is changing. There has been increase in friend shoring, there has been increase in near shoring. इस सब के कहते में व्हाट डज द इंडियन इकोनॉमी नाउ नीड टू ग्रो? तो अगर हम देखें एग्रीगेट डिमांड के, देयर आर फोर कंपोनेंट्स, सी, आई, जी एंड एक्स माइनस एम। तो यहाँ पर जो ये एक्सपोर्ट्स वाला कंपोनेंट है ये चैलेंज में है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एंड आई इज ऑल्सो अंडर चैलेंज बिकॉज कंपनीज आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज दे डोंट नो वेदर देर बी अ ग्लोबल रिकवरी और। तो आप डोमेस्टिक लीवर्स ऑफ ग्रोथ यानी कि कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसी पे इंडिया ग्रो कर सकता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डिस्कशन दैट हैज हैपेंड इन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। तो मैं जब इस साल GS3 पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स में, आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, एंड आई शो यू दैट इन दिस पेपर ऑल्सो। तो आई डिसाइडेड कि मैं GS3 में सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ाऊंगा, राइट? सो आई टॉट द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे एंड यू कैन सी हियर दैट कंप्लीट डिस्कशन ऑन ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, देर उसके इंडिसेस क्या हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग, देर इज बिन इंक्रीज इन नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग एंड ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन। इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की कहानी है, राइट? यू वुड सी दैट अनसर्टेनिटीज आर देयर। अब इस सब के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की टैरिफ पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इंडिया को टैरिफ पॉलिसीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, राइट? एंड लास्टली दिस इज अ लाइन दैट यू विल सी फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया, world is lesser stable, lesser open. So Indian growth needs to come from domestic levers and for having that scope to grow, right? Because हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स उतना ग्रो नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट शायद उतनी ग्रो नहीं करेगी, बट कंजम्पशन को बढ़ाना है और उसके थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट को बनाना है। वी नीड डी रेगुलेशन। तो डी रेगुलेशन इज द की sorry, deregulation is the key to India's growth, right? And this needs policy management and reinforcing the domestic fundamentals of our economy. This was the exact idea, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 खोल के देखोगे, एग्जैक्टली यही आइडिया वहाँ पर डिस्कस किया गया, राइट? एंड दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो अगर आपने ये इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 पढ़ा है, चैप्टर 3 पढ़ा है, तो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली राइट इन द पेपर। दिस इज नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू। ऑल राइट, लेट अस नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं, तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। अब देखने को ये लगता है कि यार ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, बट अगेन एग्जैक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर का चैप्टर था वो था चैप्टर 9। उसमें एक डिटेल डिस्कशन थी ऑन फ्लोरिकल्चर and horticulture. Now floriculture and horticulture क्या है? Floriculture of course growing flowers and horticulture growing fruits and vegetables which are high value crops. And अगर आप देखो यही डिस्कशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि देखो कंजम्पशन पैटर्न्स आर चेंजिंग, देयरफॉर हॉर्टिकल्चर इज राइजिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फार्मर्स इसको टेकअप कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न्स दे आर टेकिंग दिस अप, राइट? एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में फ्लोरिकल्चर की हम बात करते हैं, right? So again, as expected, they have asked from the economic survey, and this is something which was on expected lines. अगर economic survey पढ़ के गए हो तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली वाई आई हैड डिस्कस दिस इन GS3 ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, इफ यू रेड द सिलेबस प्रॉपरली यू विल बी एबल टू आंसर। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन टफ नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, GS3 का सिलेबस देखोगे अगर एग्रीकल्चर का, तो उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायरेक्टली लिखा है, बट लोग यूजुअली सिलेबस को इग्नोर करते हैं, इन छोटे टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं, एंड दिस इज वेयर यू कैन क्रिएट एन एज फॉर योर्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक डायरेक्ट टॉपिक है GS3 में, और अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको सिर्फ कंपोनेंट्स, इन्होंने कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछा, इन्होंने बस पूछा कि अच्छा यार क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कोप है, राइट? इससे क्या फ़ायदा होगा। फार्म टू फोक मॉडल, द ये क्वेश्चन एक बार 2018 में भी आया है। दिस क्वेश्चन केम वंस इन 2018 विद रिगार्ड्स टू सुपर मार्केट, कि सुपर मार्केट्स कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेटर करती हैं। इसमें हम सफल की केस स्टडी देखते हैं, ग्रेप्स की केस स्टडी देखते हैं, एंड दिस आई थिंक इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी एड्रेस्ड अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी आई थिंक आर टू पार्ट्स ऑफ GS3 जहाँ से आप बहुत सारे नंबर फेच कर सकते हैं, राइट? तो अगेन आई वुड से दिस क्वेश्चन इफ यू स्टडीड वेल इट इज पॉसिबल टू डू दिस क्वेश्चन ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो। अब लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये मैं कहूँगा वही रिपीट, एक प्रीलिम्स का टॉपिक जो हम सब शायद प्रीलिम्स में पढ़ के गए होंगे, इन्होंने यहाँ पूछा। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है बिकॉज वी नो 5 एंड 6 आर गोइंग टू बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देख, फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टेडीली इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ITER जो हमारा टोकामैक है, राइट, उसमें इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछी हैं, एंड ग्लोबल implications of the success of this project।
कि अगर ये टोकामैक जो है, ये जो फ्यूजन रिएक्टर है, ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ग्लोबली इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगे? तो यहाँ पर देखो, अब अगर क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, वी नो 5 एंड 6 आर साइंस एंड टेक क्वेश्चंस, तो थोड़ा साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को हमें लिखना है। तो वी नीड टू नो कि अच्छा यार फ्यूजन के एडवांटेजेस क्या हैं, राइट? एक तो डायरेक्ट देखो, एक ये प्रीलिम्स की बात पूछी है इन्होंने, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द आईटीईआर। अब ये वो चीज़ है कि ठीक है यार, आपको याद रह गया तो रह गया, बट ब्रॉडली द क्वेश्चन इज़ अबाउट सक्सेस ऑफ आईटीईआर अगर हो गया, फ्यूजन हम अचीव कर पाए। अभी हम न्यूक्लियर फिशन पे काम करते हैं, अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर पाए, तो ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप कैसे चेंज होगा? राइट, न्यूक्लियर एनर्जी वाज़ इन द न्यूज़, आई हैड आल्सो टोल्ड यू दैट बिकॉज़ ऑफ द कमिंग ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, द अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी वाज़ समथिंग दैट वाज़ इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे में भी काफ़ी डिस्कशन था, एंड देयरफॉर इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वी रीड इन डिटेल अबाउट फ्यूजन, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। अब जो प्रीलिम्स का टॉपिक है, वो है कि अब दिस इज़ आई थिंक वन लर्निंग आई हैव फ्रॉम दिस पेपर दैट आई लाइक टू गिव टू ऑल ऑफ यू, कि प्रीलिम्स के टॉपिक्स अगर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे ये आईटीईआर है, तो ये हम प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते हैं, राइट? ये टोकामैक है, फ्यूजन डिवाइस है, और इसमें इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? क्रायोलाइन्स कंट्रीब्यूट किया है, फ्रेंच प्रोजेक्ट है, या फ्रांस में हो रहा है एक्चुअली, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट बट इट्स हैपनिंग इन फ्रांस, राइट? तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज़ क्वेश्चंस जो मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स के टॉपिक को भी इन्होंने पूछा है, एंड फ्यूजन तो चलो एक एक्सपेक्टेड चीज़ है जो मैं कहूँगा कि हाँ, हमें पता होनी चाहिए, राइट? अब हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047, राइट? हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस एंडेवर, राइट? अब देखो, ये क्वेश्चन भी कहीं न कहीं इकोनॉमिक सर्वे से ही इंस्पायर्ड है, एंड आई विल शो यू दैट। एनर्जी इंडिपेंडेंस में बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार ये आर्गुमेंट दिया है, एक, एंड इट्स अ वेरी नुआंस्ड आर्गुमेंट। वो कहते हैं कि देखो यार, कोल और पेट्रोलियम और ऑयल पे हम रिलाय करें, ठीक है, वी रिलायड ऑन दीज थिंग्स, नाउ वी हैव टू ट्रांजिशन। बट अगर आप ट्रांजिशन के ऑप्शंस देखो, तो एक ऑप्शन है सोलर एनर्जी का, एक ऑप्शन है हाइड्रो पावर का। ये जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं, दिस इज वन ऑप्शन। द अदर ऑप्शन इज, विच इज ऑल्सो अ क्लीन फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, राइट? वो कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टिविटी टू ग्रिड। क्या मतलब है इस बात का? देखो, आपने सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया, सोलर प्लांट लगाया, कभी कभी तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज़्यादा होगी, कभी कभी ऐसा होगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम हो, राइट? जैसे लेट्स से समर मंथ्स में, मई में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप सन को बोलोगे कि यार प्लीज़ थोड़ी सी ज़्यादा सनलाइट दो, हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है? ऑब्वियसली नॉट। बट इफ इट्स अ कोल पावर्ड प्लांट, तो आप ज़्यादा कोल लगा लो। देयरफॉर दिस इज द प्रॉब्लम इन रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए वी नीड प्रॉपर स्टोरेज, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव दिस स्टोरेज? इट इज ग्रीन हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन। तो एक क्वेश्चन इस बारे में था, और यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का रोल, अगेन क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, बायोटेक्नोलॉजी का रोल, जैसे कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं, वो भी यहाँ पर पूछे। तो अगेन इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन इज अबाउट आर आइडिया ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांजिशन। इकोनॉमिक सर्वे में ये आइडिया दिया है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत है रिन्यूएबल एनर्जी की, ये देखो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत है, आपने इंस्टॉल तो कर लिए सोलर प्लांट्स बहुत सारे, बट क्या आप उनसे एक्चुअल जनरेशन और यूज़ कर पा रहे हो? नहीं। थर्मल 77% है, रिन्यूएबल्स 23%। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबिलिटी, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरमिटेंस। ये प्रॉब्लम हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए, राइट? तो दिस इज द लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर ये बात करी गई है कि न्यूक्लियर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अस, एंड अगर हमें रिन्यूएबल्स पे जाना है, तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस करना है। द अदर आइडिया हियर इज कि बायोटेक्नोलॉजी में देयर आर बायोफ्यूल्स, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, बायो बेस्ड केमिकल्स, एनर्जी एंड ग्रीन इंडस्ट्री के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज आस्क्ड स्लाइटली नुआंस्ड क्वेश्चन, अगेन मैं कहूँगा थोड़ी हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। इस बार के जितने भी मेंस के आप पेपर देखो, कई लोग कहेंगे कि हाँ पेपर बेसिक है, बाहर से देख के पेपर बेसिक लग सकता है, राइट? बाहर आप एग्जाम हॉल के बाहर हो, आपको लगेगा हाँ ये क्या है, ये तो नॉर्मल टॉपिक है, टोकामैक ही तो पूछा है। बट दिस इज हाउ यू क्रिएट द डिफरेंस, राइट? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नुआंस्ड है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, यू विल डेफिनेटली गेट डिविडेंड्स। आगे देख, अब ये क्वेश्चन CCUS, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है, क्योंकि क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं हम, राइट?
CCUS technology है. It is something that has been in the news, I think, since 2021. So much so that 2 years ago I made a video on this on YouTube कि CCUS क्या होता है, राइट. एंड इस बार अगर आपको याद हो तो प्रीलिम्स में हमें एक क्वेश्चन भी आया था, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, विच इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ CCUS. तो अगेन प्रीलिम्स का टॉपिक पूछा है. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड हैव आइडली एक्सपेक्टेड इन मेंस, बट जो भी बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करी है जैसे, वही जा रहा है मेंस देने. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हुएवर इज गिविंग मेंस, एटलीस्ट उन्हें एक डिसेंट आइडिया तो इस क्वेश्चन का होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने क्वेश्चन कभी देखा ही ना हो, राइट. ये काफ़ी फेमस और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ते हैं. बट हाँ, अब आपकी कितनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट. इतनी चीज़ें हैं याद करने की, हो सकता है कुछ पुराना भूल गया हो, दैट इज़ अ जेन्युइन चैलेंज, राइट. बट हाँ, मैं कहूँगा क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है. अब ये देखते हैं. दिस इज़ अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगेन अगेन दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. आपको याद होगा जब मैंने आपको GS1 की एनालिसिस वीडियो दिखाई थी, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पे क्वेश्चन था, सी लेवल राइज पे क्वेश्चन था. तब उन्होंने स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का पूछा. अब देखो, नाउ दे आर आस्किंग सी लेवल राइज इन टर्म्स ऑफ सी वाटर इंट्रूजन ऑफ कोस्टल एक्विफर्स. इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कशन है इस पे, अडेप्टेशन रिक्वायर्ड बाय द कोस्टल कम्युनिटीज. ठीक है. तो देखो कॉजेज क्यों हैं सी वाटर इंट्रूजन के. भाई जो भी सी लेवल राइज के कॉजेज होंगे, अगर सी लेवल बढ़ेगा, एक लेवल पे सी है, एक लेवल पे हमारी कोस्ट लाइन है, अगर सी लेवल बढ़ेगा तो वो कोस्ट पे इंट्रूड करेगी. तो कॉजेज क्या हैं, सी लेवल राइज के ही कॉजेज हैं. एंड रेमेडियल मेजर्स टू कॉम्बैट दिस हैजार्ड, दिस इज व्हाट अडेप्टेशन मेजर्स यू कैन टेक. एंड अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 10 देखो इस बार, राइट. एंड दिस इज वाई आई थिंक मेरे जो GS3 मॉड्यूल में स्टूडेंट्स थे फॉर मेंस, उन्होंने मुझे कहा भी कि सर इकोनॉमिक सर्वे वर्ड सुन के ही हम थक गए आपसे कि आप बार बार इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हो. बट दिस वॉज द रीजन. चैप्टर 10 का नाम है अडेप्टेशन मैटर्स इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, और एग्जैक्टली वही पूछा है. 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, सेम 2 पेजेस, यही 2 पेज. ये GS1 में भी आया, सी लेवल राइज यहाँ पे पूछा, एंड अडेप्टेशन इन कोस्टल रीजन्स. एग्जैक्टली दिस इज आस्क्ड कि यार कोस्टल रीजन्स में क्या कर सकते हैं हम कि वाटर रिलेटेड अडेप्टेशन कर पाएँ. कोस्टल रीजन्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोटेक्शन कर पाएँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट यूज़ करें. मिष्टी स्कीम के बारे में यहाँ पर लिखना था, राइट. वी हैड टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल रीफ, बीच नरिशमेंट. तो द क्वेश्चन वाज अबाउट अडेप्टेशन इन कोस्टल रीजन्स कि सी लेवल राइज होगा तो सी वाटर इंट्रूजन होगी. और इसको डील करने के लिए ये वाले जो प्रोग्राम्स थे, प्रोटेक्टिव मेजर्स, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, रेगुलेटरी मेजर्स लाइक कोस्टल रेगुलेशन जोन, एग्जैक्टली हमें यही इस आंसर में लिखना. तो अगेन मैं कहूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट में हम वी डोंट सी सच ए टिपिकल डिजास्टर्स, बट हाँ न्यूज़ में ज़रूर था, इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रॉपरली मैंशन. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस में कहूँगा मैं. इंटरनल सिक्योरिटी तो इस बार आई थिंक ऑल 4 क्वेश्चंस आर ऑन एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड लाइंस. टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कर्च. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. Countermeasures adopted by the state. Explain. Terrorism पे expected था after the unfortunate incidents of Pahalgam and Jammu and Kashmir. It was expected that they would ask some question related to terrorism, and they have. And अगर आप देखो question कोई बहुत difficult नहीं है, राइट. तो इसमें अगर आपने टेररिज्म के बारे में पढ़ा है, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ टेररिज्म, द आइडिया ऑफ टेररिज्म, इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको काउंटर करने के लिए, तो आपको बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी मेंस का एस्पिरेंट ये तो पढ़ के जाता ही है. दिस क्वेश्चन आई थिंक इज एड्रेसेबल. इसमें इस GS3 के पेपर में सिक्योरिटी इज द सब्जेक्ट दैट विल सेव यू. एंड सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. कई लोगों को लगता है छोटा सा टॉपिक है, बाद में देख लेंगे. वही 50 नंबर का आता है. जितना इंपॉर्टेंट इकॉनमी है उतना ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है. And questions are this time security is definitely solvable, right. This is India's multi-pronged approach against terrorism, right. अब ये देखो, this very very expected question. मतलब मैं बिल्कुल भी, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं ज़्यादा शॉक होता, because government of India has recently stated that left-wing extremism will be eliminated by 2026. I think नक्सल मुक्त भारत अभियान, जिसकी डेडलाइन थी 31 मार्च 2026, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. क्वेश्चन भी डायरेक्टली है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाउ आर पीपल अफेक्टेड, मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो अगर आप देखोगे बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. नक्सल मुक्त भारत अभियान एलिमिनेट बाय 2026 ये गवर्नमेंट का टारगेट भी था, राइट. एंड नक्सलिज्म इज द टॉपिक विच आई थिंक इज एक्सपेक्टेड, हर 2 साल में रिपीट होता ही है. बट या द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट मैटर्स. अगर आपके पास यहाँ पर डेटा है, पीसेज ऑफ नक्सलिज्म पता है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पता हैं कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, यू नो अ कपल ऑफ
case studies, you know about the Samadhan program, you have some value addition, you know what the Honorable Home Minister has said about Naxalism, and you know about this idea of Naxal Mukt Bharat, you definitely will get more marks in this question. Expected था इस बार Naxalism, नहीं आता तो it would have been more shock, right? So these were the 10 markers. अब हम जाते हैं 15 मार्कर्स पे क्वेश्चन 11 से. अगेन सेम पैटर्न देखेंगे. क्वेश्चन 11 विल बी इकोनॉमी. अब ये जो क्वेश्चन है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स. फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है, ये एक टॉपिक मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है. यू माइट नॉट डायरेक्टली नो अबाउट दिस, राइट? हो सकता है आपको फिजिकल हेल्थ इंडेक्स डायरेक्टली ना पता हो कि ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, बिकॉज देखो यार, देर इज नो लिमिट टू द थिंग्स वी कैन रीड फॉर करंट अफेयर्स. बट जो स्टेट्स की फिजिकल परफॉर्मेंस है, दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो इस बार डिस्कशन में थी. अगेन फिर वही बात बोलूंगा, आप भी इरिटेट हो जाओगे सुन सुन के, कि इस कार के इकोनॉमिक सर्वे में, and that is why in my GST course I focus a lot on the economic survey. Huge discussion on state finances, कि स्टेट केपेक्स में क्या हुआ है, एलोकेटिव एफिशिएंसी वहाँ पर डिक्रीज हो रही है. ये ग्राफ भी था उसमें कि अगर आप देखो कि इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है, ओडिशा, जिसका रेवेन्यू सरप्लस भी है और फिजिकल सरप्लस भी है. बट बाकी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका, मोस्टली स्टेट्स ऐसे हैं who have a revenue deficit and a fiscal deficit. So this was being discussed, and fiscal balance of states is important, राइट? तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट पता हो तो ये आंसर हाँ समवॉट आप लिख सकते हो. बट हाँ यार, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जिसको पता है, ऑफ कोर्स दे विल गेन एन एडवांटेज हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट अगेन, इफ यू नो बेसिक्स अबाउट स्टेट फिजिकल परफॉर्मेंस, यू विल बी एबल टू राइट. अब रैशनल फॉर पीएलआई स्कीम, अचीवमेंट्स, फंक्शनिंग, आउटकम्स कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं. अगेन मैं कहूँगा बेसिक क्वेश्चन है. क्यों आया क्वेश्चन? लॉजिक मेरा वही दोबारा से बोलूँगा मैं. अगेन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में हर चैप्टर में, आई थिंक in 4 or 5 chapters, there has been a huge discussion about the production linked incentive scheme, and this question was also expected this time, right? And this is why, I had asked people to study PLI in detail, right? मेरे को लगता था ये क्वेश्चन आना ही है. PLI was pending for a very long time. मार्च 2020 की स्कीम है, 5 साल भी पूरे हो गए थे इस स्कीम को. तो दिस वॉज एक्सपेक्टेड कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कौन से सेक्टर्स में है, अभी तक क्या बेनिफिट्स हुए हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट पॉलिसी डीकैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. यही इन्होंने पूछा है. इन 2 पेजेस से डायरेक्टली आप आराम से आंसर लिख, राइट? अब ये देखो, अब वी हैव कम टू क्वेश्चन 13. तो अगेन दिस इज नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में पूछा है अबाउट डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया. यहाँ पर मैं कहूँगा, अगर आपने मिहिर शाह कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, तो यू विल बी राइटिंग अ वंडरफुल आंसर. स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर. वैसे आपको देखने में लगेगा कि क्वेश्चन ईजी है, बट इन दीज क्वेश्चंस यू कैन क्रिएट अ रियल एज इफ़ यू हैव बेटर डेटा. अगर आपके पास बेटर डेटा है, आपके पास कमिटी रिपोर्ट्स हैं, यू नो व्हाट डिस्कशन हैज़ बिन हैपनिंग विद रिगार्ड्स टू द गवर्नेंस ऑफ वाटर इन द कंट्री, राइट? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट बेसिकली स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट? कुछ केस स्टडीज़ जैसे कि 24/7 मीटर्ड वाटर है पंजाब में, मिशन ककतिया है ओडिशा में, राइट? पानी पंचायत है ओडिशा में. व्हेन यू नो अबाउट दीज थिंग्स, यू विल बी एबल टू राइट अ मच बेटर आंसर, राइट? बट हाँ, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि कोई नहीं लिख पाएगा. बट येस, डेफिनेटली द क्वेश्चन इज somewhat going to be a question where edge is going to be created by some people who have better information. आगे चलते हैं. अगेन क्वेश्चन 14 फ्रॉम एग्रीकल्चर, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. आई थिंक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही मेनली पढ़ के जाते हैं लोग एग्रीकल्चर में. तो स्कोप, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये वर्ड अगर आप मिस करोगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है. आपने फूड प्रोसेसिंग देखा, आपको याद है अच्छा यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, जाके आप फूड प्रोसेसिंग लिखा है. बट नहीं, स्कोप ठीक है, आप लिख सकते हो, स्कोप डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन्ड है. बट यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स बोल रहे हैं विद रिगार्ड्स टू फूड प्रोसेसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट. यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी? तो द आइडिया ऑफ मेगा फूड पार्क, वर्टिकल इंटीग्रेशन, आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट टू राइट हियर, राइट? तो अगर आप देखोगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वी जनरली इन स्कोप वी नीड टू नो डेटा, और डेटा में भी वी हैव टू राइट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, कि कितनी एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करता है, राइट? कितने एक्सपोर्ट्स ये जनरेट करता है. एंड देन ऑफ कोर्स द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग के, मेगा फूड पार्क्स में हमें क्या करना है, हाउ दीज मेगा फूड पार्क्स विल हेल्प, हाउ दे विल मैक्सिमाइज वैल्यू एडिशन, एंड हाउ दिस विल इंश्योर दैट वी विल हैव बेटर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री विद रिगार्ड्स टू फूड प्रोसेसिंग, राइट? आई थिंक दिस पार्ट वाज आस्क्ड. कहाँ से आया ये? इकोनॉमिक सर्वे में पर. ठीक है, चलिए आगे चलते. नैनो टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. स्टैटिक क्वेश्चन है. टेक्नोलॉजी हेल्प अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स. आई थिंक वेरी स्टैटिक क्वेश्चन. लास्ट ईयर साइंस सेंटर के क्वेश्चंस काफ़ी वियर्ड थे,
डिफरेंट लाइन्स पे थे। इस बार एटलीस्ट साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस काफ़ी स्टैटिक ही पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, नैनो टेक एंड एग्रीकल्चर, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ के जाते हैं हम ये चीज़ें, यार अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस हैं, नैनो पेस्टिसाइड्स हैं, नैनो सेंसर्स हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो यूरिया लिक्विड है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है, कार्बन नैनो पार्टिकल्स है, गोल्डीन है। तो दीज आर थिंग्स दैट वी जनरली रीड अबाउट। लिखने लायक क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक वेरी डिफिकल्ट। दिस क्वेश्चन एटलीस्ट if you know examples and you've read things like this, easily you'll be able to write up. India aims to become a semiconductor manufacturing hub. Challenges faced by the semiconductor industry in India. Salient features of India semiconductor mission. Question अगर आप देखो, again this is one more topic जो मैं कहूँगा कि इन्होंने प्रीलिम्स का टॉपिक पूछ लिया है, राइट। सेमीकंडक्टर मिशन कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, न्यूज़ में था विद रिगार्ड्स टू चिप मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप देखोगे तो चिप मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी डिस्कशन थी इन दिस ईयर्स बजट, एंड गवर्नमेंट बजटिंग इज समथिंग विच इज देयर इन द सिलेबस। तो इस बार चिप मैन्युफैक्चरिंग पे कि हम ग्लोबल सप्लाई ऑफ सेमी, यही पूछा है एग्जैक्टली, दैट इंडिया वांट्स टू बिकम अ हब ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यही बात ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में भी बोली थी। देव यूज दैट सेम लाइन कि डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके लिए हम क्या-क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, टैक्स रेट्स कम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दिस इज़ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन which is under the Ministry of Electronics and Information Technology. Just to be clear, कोई डाउट ना हो, this is something that I taught in prelims. ये prelims का टॉपिक है। I did not expect कि ये मेंस में पूछा जाएगा, but again, if you've read well for prelims, you will not have a problem in writing this. आगे चलते हैं। This is the only slightly difficult out of the box question in the entire paper. Mineral resources fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. अब ये अगर आप देखो 17 क्वेश्चन तो क्या आ गया, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसी पर्सपेक्टिव से सोचना है, राइट। इस बार जो न्यूज़ में था वो सैंड माइनिंग था, तो आई हैड एक्सपेक्टेड दैट दे विल आस्क समथिंग विद रिगार्ड्स टू सैंड माइनिंग। तो माइनिंग एनवायरमेंटल हैजार्ड क्यों है, एंड ऑफ कोर्स इवन इन दिस क्वेश्चन सैंड माइनिंग is a dimension to be written, but they've asked in a larger context of mineral resources. So remedial measures क्या required हैं? So again, you need to write in a slightly larger context. if sand mining पे limit नहीं करना है, sand mining was the topic that was in the news. It's also the topic where we had discussed sand mining. But हाँ, मैं कहूँगा कि अगर इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा लार्ज कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाए, एंड सैंड माइनिंग ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अ डायमेंशन इन दिस, ठीक है। बट हाँ, मैं कहूँगा ये वाला क्वेश्चन, दिस इज अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन, स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ठीक है। अब रिव्यू ऑफ इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस अग्रीमेंट, फर्दर स्ट्रेंथेंड इन कॉप 26, फर्स्ट आईएनडीसी अब इंटेंडेड टू बी अपडेटेड, राइट। तो अगर आपने देखा हो तो इस बार जो हमारी कॉप हो रही थी, कॉप 29, right, and COP 30, we are having this entire discussion about updation of india's india's INDCs, राइट। तो काफ़ी डिस्कशन थी इसके बारे में। तो पेरिस अग्रीमेंट में सबसे पहले हमने अपने INDCs के बारे में बात की, उसके बाद इन COP 26 वी केम आउट विद द पंचामृत टारगेट्स, एंड नेक्स्ट ईयर एक्चुअली इन COP 30 वी एक्सपेक्ट एन अपडेटेड INDCs टू बी पब्लिश्ड। बट अगेन उसके पीछे एक प्रॉब्लम है, उसके पीछे एक प्रॉब्लम थी कि फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस वाज समथिंग दैट हैड नॉट वर्कड आउट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट यू विल रीड अबाउट कि अच्छा यार इंडिया के पंचामृत टारगेट्स क्या थे, अपडेटेड INDCs क्या थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव आस्क्ड, एंड दिस इज द INDC ऑफ 2015। ये एग्जैक्टली यही पूछा है उन्होंने, यही टेबल, INDC ऑफ 2015, अपडेटेड INDC ऑफ 2020, अपडेटेड INDC ऑफ 2022। इसमें इन्होंने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर बहुत फोकस किया था, राइट। एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी हमने एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी देखा, राइट। दिस वाज आल्सो अनवेल्ड इन COP 26, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाज अपडेटेड इन COP 26। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देना ज़रूरी था कि 2022 में हमने क्या क्या चेंज किया, ठीक है। अब देखो लास्ट टू क्वेश्चंस 19 एंड 20 अगेन आर फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोस्पेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, वो पूछा गया है। तो उसके ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था, बट ये डायमेंशन देखो, पीस अकॉर्ड्स एंड agreements initiated by the government in the past decade। ये दिस वाज समथिंग आई वाज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि पीस अकॉर्ड्स आप देखोगे, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का केस देखो, नागालैंड में सेटलमेंट जो हुई है, राइट, मिजोरम में जो सेटलमेंट हुई है, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 1980s 70s की बात कर रहा हूँ, आसाम में जो सेटलमेंट हुई है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज सेटलमेंट्स हैव हैपेंड इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू पीस अकॉर्ड्स। तो पीस अकॉर्ड्स आज तक नहीं पूछा था, बट आई डेफिनेटली एक्सपेक्टेड दैट दे विल आस्क
समथिंग रिलेटेड टू पीस अकॉर्ड्स कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में क्या इश्यूज़ हैं, राइट? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई आर दीज़ पीस एग्रीमेंट्स इम्पोर्टेंट? ये पीस एग्रीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने रिसेंटली उल्फा के साथ भी एग्रीमेंट किया है। वी हैव हैड एन एग्रीमेंट विद द एटीटीएफ इन त्रिपुरा, द डीएनएलए, द ब्रू रियांग एग्रीमेंट हैपेंड इन 2021। तो डेफिनिटली अगर आप देखो ये इनिशिएटिव्स और ये पीस एग्रीमेंट्स, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एंड ग्लैड टू सी एग्ज़ैक्टली यही डायमेंशन उन्होंने पूछी है कि पीस एग्रीमेंट स्पेसिफिकली पूछी है। नाउ इफ यू नो दीज़ पीस एग्रीमेंट्स, डेफिनिटली गोइंग टू हैव एन एज इन दिस क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियाज सी ट्रेड, मैरिटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। अगर आपने देखा हो ऊपर जो मैं आपको क्वेश्चन 1 दिखा रहा था, क्वेश्चन 2 दिखा रहा था इकोनॉमिक सर्वे वाला, उसमें भी एक चीज़ लिखी थी कि वर्ल्ड में शिपिंग डिसरप्शंस हो रही हैं। लेट मी शो यू एक्चुअली, आपको समझ भी आएगा कि ये क्वेश्चन भी कहाँ से बना है। देन आई विल शो यू कि इसका आंसर कैसे लिखना है। ऑफ कोर्स द आंसर इज़ नॉट दैट, बट ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, राइट? ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो शिपिंग की काफ़ी डिस्कशन, राइट? मे बी इट्स नॉट देयर इन दीज पेजेस बट इट वाज देयर इन द या राइट हियर, डिसरप्शंस इन द रेड सी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट। तो ये डिस्कशन तब भी थी, राइट? So now again from this context they have asked a question, last question on internal security which is on maritime security and coastal trade. तो हाँ, अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट है, ऑफ कोर्स इट विल गिव यू एन एडवांटेज। बट ये जो टॉपिक है मैरिटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इसके इश्यूज यानी कि चैलेंजेस, नीड ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, क्या रिक्वायरमेंट है, इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड, इसके लिए भी क्यों न्यूज़ में था ये, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम का फेज़ 3 बोला गया था कि गवर्नमेंट विल प्रोमलगेट, राइट? सो अगेन समथिंग दैट आई वुड से वाज़ ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। ये टॉपिक पहले भी आई थिंक आ चुका है, इन 2022 दे हैड आस्क्ड मैरिटाइम सिक्योरिटी, शायद मेरे मेंस में ही पूछा था, एंड अगेन दे हैव आस्क्ड दिस ईयर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा है, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल, राइट? चलिए नाउ, तो वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस नाउ। अब थोड़ा सा इस पेपर के कुछ लेसन्स देख लेते हैं कि मुझे क्या लगता है कि इस पेपर से लेसन्स क्या हैं। पहला लेसन तो आई थिंक आप भी मेरे साथ ही बोलोगे अब, क्या पढ़ना चाहिए भाई? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए बढ़िया से, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसका कॉन्टेक्स्ट सब कुछ पता होना चाहिए। आप कुछ भी करंट अफेयर्स में पूरा करंट अफेयर्स छोड़ दो, ये डॉक्यूमेंट कई लोग करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ये वो पढ़ते हैं, मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ यार, मेंस के लिए तो जीएस 3 के लिए इकोनॉमिक सर्वे से बेटर कुछ। और इस साल मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, लास्ट ईयर मैंने नहीं डिसीजन लिया था ये, इस साल क्यों डिसीजन लिया, मैंने रिसर्च करी। आप 22 का पेपर देखना, 23 का पेपर देखना, 24 का पेपर देखना, सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से। इस बार फिर भी एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के बाहर क्या है, एचडीआई एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, बट कितने सारे क्वेश्चंस, इवन एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, इवन एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से। तो ये तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इकोनॉमिक सर्वे समथिंग, नेक्स्ट ईयर भी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे को प्लीज़ इग्नोर मत करना। सेकंड लेसन, देखो प्रीलिम्स में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे आई एम अज्यूमिंग कि कई लोगों ने मेरे से साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट भी पढ़ा होगा प्रीलिम्स में, यार लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाना पड़ता है। आई विल टेल यू व्हाट, ठीक है? जब आप मेंस की प्रिपरेशन करने जाओगे ना, तो ये साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आपको पता है इन दोनों के मिला के 6 क्वेश्चंस आने, तो कितना टाइम दे दोगे आप, राइट? मैक्सिमम 2-3 दिन। तो इट्स बेटर कि हम प्रीलिम्स की चीज़ें पढ़ लें। आप देखो तो साइंस एंड टेक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रीलिम्स के नोट्स है, राइट? अगर आप देखो साइंस एंड टेक में द क्वेश्चन ऑफ टोकामैक, प्रीलिम्स के नोट्स है। एनवायरनमेंट में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, प्रीलिम्स के नोट्स है, राइट? तो प्रीलिम्स के नोट्स को इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली इन जीएस 3, स्पेशली फॉर टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट। बाकी तो चलो मेंस के लिए हम पढ़ सकते हैं, बट मेंस में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट अलग से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो बेटर आइडिया वुड बी टू रिवाइज ऑल द प्रीलिम्स टॉपिक्स, राइट? थर्ड लेसन, डेफ़िनेटली एज यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, इस पेपर में। अभी तक जो मेंस में देख रहा हूँ, जीएस 1 में कहूँगा वेरी टफ, जीएस 1 में कहूँगा टफ, मॉडरेट टू टफ, जीएस 2 में कहूँगा वेरी टफ, जीएस 2 की भी मैं बनाऊँगा एनालिसिस स्ट्रैटेजी। जीएस 2 में कहूँगा वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स आई हैव सीन एवर, बट ये जो जीएस 3 का पेपर है, इसको मैं रखूँगा डूएबल कैटेगरी में, एंड डेफ़िनेटली आई थिंक दिस टाइम पीपल विल बी एबल टू गेट एन एज हियर। अब वो तो यार देखो मार्किंग पे है, हो सकता है इस बार भी यूपीएससी वही करे जो वो हर साल कर रहा है कि जीएस 3 के नंबर दे ही नहीं रहा, राइट? बट जो हम अपने साइड से देख सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, एटलीस्ट इस पेपर में यू विल फ़ील कि यार हाँ, मैंने पढ़ाई करी थी तो मुझे उसका डिविडेंड मिला है। जीएस 2 तो इस बार ऐसा पूछा है, अगर आप पढ़ के भी जाओ तो भी आपको लगे कि यार ये क्या पूछ लिया है।
राइट? अभी भी हो सकता है यूपीएससी इस टाइप की मार्किंग करे कि जीएस 2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स देते, जीएस 3 में देगी ना। बट अगेन दिस पेपर, दिस टाइम आई वुड से एक्सपेक्टेड लाइन्स पे पेपर था, नथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. Now I'm coming to the last part of this video, and this is just something that I want to say. Nothing academic. देखो actually इस बार when I was teaching GS3, I put in a lot of effort for my GS3 course. Why? Because देखो last year मुझे भी सुनने को मिला that the notes were a bit bulky, etc etc. तो I thought कि ठीक है यार, this is genuine feedback and this is something that I should change. तो जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, इस बार मैंने अपने सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाए, राइट? इन लेस देन 500 पेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स मैंने सारे नोट्स खत्म किए. अगर आप इसको प्रिंट कर लो और जैसे लोग करते हैं 9 फॉन्ट करके मार्जिन बड़ी करके प्रिंट करते हैं, तो शायद 250 पेजेस भी ना बने. बट दैट्स नॉट व्हाट आई बिलीव इन. आई डोंट थिंक कोई भी सीरियस एस्पिरेंट ये देख के पढ़ता है कि अरे ये पेज लेंथ कम है तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, पेज लेंथ ज़्यादा है तो मैं नहीं पढ़ता. बट हाँ, दिस आई डिड कि यार जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कंसाइज नोट्स होने चाहिए. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन हैंड रिटन नोट्स को हमें बनाना चाहिए. और हैंड रिटन नोट्स को जनरली पढ़ना भी आसान रहता है, याद करना भी आसान रहता है. So this is what I did this year, and I'm very proud, happy, and elated to see that the efforts that I have put in, they have come to fruition. I would also like to, through this video, compliment my team here. मेरी टीम में जो दो लोग काम करते हैं, I would not like to name them here, but जो लोग काम करते हैं दो, they have put in a huge amount of effort to put all of these notes on paper. राइट? हम सब ने बैठ के रात-रात बजे तक, कभी-कभी तो हम ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन हम जैसे 9 बजे सुबह आए ऑफ़िस, वी केम टू ऑफ़िस एट 9 एएम एंड वी हैव लेफ्ट द ऑफ़िस एट 7 एएम द नेक्स्ट डे. ऐसे 2 या 3 बार हुआ है टू एन्श्योर कि हम जीएस3 को एक कंसाइज़ हैंड रिटन फॉर्म में डिलीवर कर सकें. बट आई एम ग्लैड टू सी दैट एफर्ट कम टू फ्रूइशन एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हाँ, दिस एफर्ट एंड दिस एंडेवर हैज़ एडेड रियल वैल्यू. I think almost all the questions, barring one or two, are solvable from the notes that we made. And इस बार, just to ensure कि it doesn't go bulky, we actually had a set of 21 lectures of about 2.5 hours. तो अगर आप देखो तो about 53 hours में we finished the course. हमने ये सोचा था कि यार something that people can watch over 2 weeks, कि कोई 2 हफ्ते अपने दे और वो अपना GS3 कर ले. And that was the endeavor, और GS3 में कुछ छूटे ना. And I'm glad that that endeavor has paid off. So thank you for watching. अभी इसके बाद I will also make an analysis of the GS2 paper. GS2 थोड़ा टफ आया इस बार, तो मे बी इन अ कपल ऑफ डेज आई विल मेक एन एनालिसिस ऑफ GS2 और उसकी भी बात. राइट? थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट.